चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम देखेंगे जियोग्राफी वाले हिस्से से थार डिजर्ट मैप को। ठीक है, इसका एक्सपांसन मेन रूप से हम देखते हैं कि राजस्थान में है, और भी इसका फैलाव थोड़ा थोड़ा सा टच होता है पंजाब की तरफ, और नीचे की तरफ यदि आप चले चले जाओगे तो गुजरात के साथ में ये टच करता है। राजस्थान का भी पूरा हिस्सा थार डिजर्ट के अंतर्गत कवर नहीं होता है। ये जो आप इतना एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया जो कि पश्चिमी वाला हिस्सा कहलाएगा राजस्थान का, उधर थार डेजर्ट का फैलाव है। अब जब आप पूरब की तरफ जाओगे तो इधर में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ पड़ जाती हैं। इधर से भी पाकिस्तान की कुछ किरथर पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं, जिससे कि थार डेजर्ट घिरा हुआ है। और एक बात यह है, थार डेजर्ट की लोकेशन के तरफ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना चालू की गई है। यहाँ पर से एकदम क्लियर हो जाता है कि थार का आखिर फैलाव है कहाँ कहाँ पर। जैसे कि गंगा सागर, चुरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, इधर पर थार डेजर्ट का फैलाव है। ऊपर की तरफ जाओगे तो पंजाब तक थोड़ा थोड़ा टच होता है, हरियाणा थोड़ा थोड़ा टच हो रहा है। इस प्रकार से ये हमने देख लिए हैं थार डेजर्ट के मैप को। थार डेजर्ट के यहाँ पर कुछ की पॉइंट बताए जाते हैं। लोकेशन ऑफ द थार डेजर्ट, ये लोकेटेड है, कुछ हिस्सा इंडिया में पड़ता है, राजस्थान का वेस्ट वाला हिस्सा, एंड पार्शियली इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान तो यहाँ पाकिस्तान में कहाँ पर, इन पंजाब एंड सिंध प्रोविंस, दो प्रोविंस में इसका फैलाव है। इट डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम थुल। थुल से इसने अपना नाम पाया है। ए जनरल टर्म फॉर द रीजन सैंड रिजेस, सैंड की जो रिज बनती हैं उनके लिए ये थुल वर्ड यूज़ किया जाता है। इट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री अलोंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये एक प्रकार से बाउंड्री का काम करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये जो थार डेजर्ट है, इसकी बाउंड्री है किधर किधर, इंडस रिवर प्लेन टू द वेस्ट, पश्चिम की तरफ से जाओगे तो सिंधु नदी का मैदान पड़ेगा। पंजाब प्लेन टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो पंजाब का मैदान पड़ेगा। अरावली रेंज इसको साउथ ईस्ट की तरफ से घेरे हुए है, और रन ऑफ कच्छ टू साउथ, कच्छ का जो रन है वो दक्षिण की तरफ से इसको घेरे हुए हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर की फैक्ट बताए जाते हैं थार डिजर्ट को लेकर के। ये जो रीजन है वो सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इट इज़ आल्सो द मरुस्थली, एज दिस रीजन हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर, और बहुत कम आपको पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मरुस्थली इज़ रॉकी, पूरब की तरफ जाओगे आप तो ये जो हिस्सा है वो चट्टान वाला रहता है, वाइल इट्स वेस्टर्न पार्ट इज कवर्ड बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, पश्चिम की तरफ आपको सैंड के ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। सॉइल की यदि हम बात करें तो सरफेस ऑफ थार डिजर्ट कंसिस्ट एलोन, मतलब वाइन डिपॉजिट सैंड है, दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड ओवर द पास्ट 1.8 मिलियन ईयर्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है ईओलियन, जिसका मतलब होता है वायु की क्रिया से उत्पन्न या फिर संबंधित। वातोड़ भी जिसको कहते हैं हम, वायु द्वारा लाई गई। तो हवा रेत को इकट्ठा करते जाती है, या फिर हवा मिट्टी को जो बहा बहा कर यहाँ तक लाई है, उस प्रकार की सॉइल यहाँ पर इकट्ठी हुई है। क्लाइमेट ऑफ थार डिजर्ट की बात करें तो इट हैज़ सब ट्रॉपिकल डिजर्ट क्लाइमेट ड्यू टू कंटिन्यूस हाई प्रेशर एंड सब्सिडेंस दैट लैटिट्यूड। सैलाइन लेक की बात करें तो कई सारी सेविराल प्लेस, मतलब सैलाइन लेक आल्सो लोकली नोन एज धांध्स, आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द रीजन, कई सारी झीलें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फ्लोरा और फ्यूना की बात यहाँ पर करी जाती है। ठीक है,
इसके बाद पीआईबी की एक न्यूज़ हम देखेंगे जो कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे से रिलेटेड है। विश्व उपभोक्ता दिवस 2022। 2022 की जो थीम रखी गई है वो डिजिटल लेन देन को किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी दी जा सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। इसका इतिहास बताया जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वाज इंस्पायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडीज। जॉन एफ कैनेडीज ने एड्रेस किया था यूएस कांग्रेस को 15 मार्च 1962 को ऑन कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर के उन्होंने कुछ भाषण दिया था। ही वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू डू सो, ऐसा करने वाले विश्व के वे पहले लीडर थे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1983 ऑन दैट एवरी डे। 1983 में ही हम इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। दो 2022 की थीम की बात करें तो फेयर डिजिटल फाइनेंस रखी गई है, क्योंकि 2024 तक डिजिटल बैंकिंग के जो कंज्यूमर हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं बढ़ सकते हैं 3.6 बिलियन तक। तो डिजिटल लेन देन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के चलते चलते उपभोक्ताओं को धोखा भी मिलता है। जैसे कि मान के चलिए आपने अमेजन में एक कपड़े का ऑर्डर दिया, कपड़े में कोई प्रॉब्लम थी, आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, हमें नहीं चाहिए कपड़ा, आप हमको पैसा वापस कर दो। अमेजन ने कहा कि ठीक है 1 हफ्ते के भीतर आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर में वो पैसा आपका रिटर्न नहीं हुआ। अब आपने क्या काम किया, कस्टमर केयर से बात किया, बैंक वाले से बात किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते जाते हैं। ठीक है, और आपका पैसा वो एक दिन आज तक नहीं आता। ऐसी बहुत सारी धोखाधड़ी होते रहती है ऑनलाइन डिजिटल लेन देन में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट और इंडियन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बताया जाता है। कंज्यूमर ग्रीवेंस इन इंडिया आर एड्रेस बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये एक संस्था है, ये कंज्यूमर राइट यदि वायलेट होते हैं तो उनको हैंडल करने का काम करती है। क्वासी जुडिशियल कमीशन है, मतलब कि पूरी तरह से आप इसको न्यायालय नहीं कह सकते। इसको सेटअप किया गया था 1988 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कमीशन इज हेडेड बाय ए सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ का हेड कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। ठीक है, लिंचिंग को मॉब लिंचिंग को लेकर के गवर्नमेंट कुछ कानून बनाना चाहती है, इसीलिए लिंचिंग रोधी विधेयकों के बारे में अधिक जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा मांगी गई है। मणिपुर और राजस्थान सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, उनको जवाब देने के लिए कहा गया। मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया गया कि राजस्थान और मणिपुर की गवर्नमेंट ने 2019 और 2018 में 2 विधानसभा द्वारा पारित एंटी लिंचिंग विधेयकों के संबंध में क्लियरेंस मांगा है। गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में कहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत लिंचिंग को अपराध के रूप में नहीं बताया गया है। वो कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ठीक है, अपनी वार्षिक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में, जिसमें एनसीआरबी, आईपीसी और स्पेशल और जो लोकल कानून के अंतर्गत परिभाषित और कई सारे अपराध प्रमुखों के तहत ये सब क्या है, डाटा प्रस्तुत करते रहता है अपराधों से रिलेटेड। आगे बताया जा रहा है इन द ईयर 2017 एनसीआरबी ने कलेक्ट किया था डाटा ऑन द केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग, इसके अलावा हेट क्राइम्स ईटीसी, बट इट वाज ऑब्जर्व दैट द डाटा वाज अनरिलायबल। लेकिन फिर बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि हम इस डाटा पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इट आल्सो स्टेटेड दैट द एनसीआरबी डज नॉट मेंटेन डाटा ऑन हेट स्पीच। इसके अलावा एनसीआरबी हेट स्पीच के डाटा को मेंटेन नहीं कर पाता है। It added that the government has received the Rajasthan Protection from Lynching Bill 2019 और the Manipur Protection from Mob Violence Bill 2018।
अब मॉब लिंचिंग के बारे में तो आप नॉर्मली जानते ही हैं, किसी को शक के आधार पर भीड़ जब पीट पीट के मार डालती है ना, तो वो मॉब लिंचिंग की घटना के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि कई कई बार कई कई न्यूज़ आपने सुने हैं, कोई मुसलमान को गाय की तस्करी करते हुए शक के आधार पर ही पीट पीट कर मार डाला गया। और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मॉब लिंचिंग के। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड। अरुणाचल MLAs रिफ्यूज टू डिस्कस मेंस्ट्रुअल लीव, असेंबली टू होली ए प्लेस टू डिस्कस इट। कहा जा रहा है कि जो असेंबली है बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए ऐसे विषय को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। मेंस्ट्रुअल लीव मतलब जो महिलाओं में मासिक धर्म आता है, तो उसके चलते चलते उनको क्या पेड लीव दिया जाए या फिर उस टाइम में अनपेड लीव दिया जाए। ए प्रपोज्ड बिल ऑन ग्रांटिंग ए डेज, एक दिन की लीव टू स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल एंड वुमन इन जॉब was not found worthy of discussion in the अरुणाचल प्रदेश असेंबली। अरुणाचल प्रदेश असेंबली में पीरियड के टाइम में स्कूल में जाने वाली छात्राएं और जो महिलाएं हैं जो कि जॉब में हैं, उनको एक दिन की छुट्टी दिया जाएगा। ग्रांटिंग ए डेज लीव, अब यहाँ पर एक दिन की लीव है या फिर और भी दिन की लीव है, ये बाद में पता चलेगा। कांग्रेस के MLA निनोंग एरिंग हेड ऑन March 11 brought a private member's resolution seeking the introduction of a bill granting menstrual leave। कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया था कि मेंस्ट्रुअल लीव को एज इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स स्पेशली ऑन द फर्स्ट डे। तो पहले दिन उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पेन होता है, इसलिए कम से कम उनको एक दिन की तो छुट्टी मिलना चाहिए। उनका कहना है कंट्रीज सच एज इटली एंड जापान एंड इंडियन स्टेट्स सच एज बिहार एंड केरला हैव बीन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द वर्किंग वुमेन एंड गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस। बताया जा रहा है इटली और जापान, इसके अलावा इंडिया के भी कुछ स्टेट हैं जैसे कि बिहार और केरला, इन्होंने प्रोवाइड किया है फैसिलिटी टू वर्किंग वुमेन एंड गर्ल्स स्टडिंग इन द स्कूल एंड कॉलेजेस। इफ़ वुमेन गेट, एक दिन की लीव यदि उनको मिल जाती है ड्यूरिंग द पीरियड, दे विल बी मोर डेडिकेटेड एंड पर्पसफुल इन द डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़। आगे बीजेपी के MLA हैं लोकाम तसार का कहना है असेंबली बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान, पवित्र जगह है। ए प्लेस टू डिस्कस लेटेरा चीज मतलब डर्टी थिंग एंड दैट इट शुड बी टेकन अप बाय द स्टेट वुमेन्स कमीशन। ये सब काम जो है स्टेट वुमेन्स कमीशन का है। आगे बताया जा रहा है इन अवर निशी मतलब ट्राइब कम्युनिटी मेंस्ट्रुइंग वुमेन हैव टू स्लीप फार फ्रॉम द किचन एंड दे डू नॉट कम नियर एनीवर। अब ट्राइबल कम्युनिटी में इनका कहना है, न्यासी कम्युनिटी में यदि पीरियड उनका चलता है वुमेन्स का, तो उनको थोड़ा दूर सोना पड़ता है, किचन में उनको घुसने नहीं दिया जाता और वो किसी के पास में नहीं आती। और भी जो बीजेपी की लेजिस्लेटर हैं ताना हाली तारा आल्सो सिटीड ए नीसी कस्टम दैट बार्ड वुमेन ड्यूरिंग द अनक्लीन पीरियड फ्रॉम हैविंग मील्स विथ मैन। और वो वुमेन्स वो जो औरत है मेंस के साथ में बैठकर खाना भी नहीं खा सकती है। अलो लिबांग द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना है लॉजिकल एंड कंसर्निंग, इस टाइप का ये बिल है लेकिन शुड बी डिस्कस्ड विद वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट वुमेन्स पैनल फर्स्ट एज देयर इनपुट वुड बी एप्ट। इनका कहना है सबसे पहले जो महिलाओं के लिए कमीशन बनाया गया है उनसे डिस्कस करना सही रहेगा। एप्ट मतलब होता है उपयुक्त। देखिए हिजाब वाला जो केस है ना वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, कुछ कुछ घटनाएं भी हुई हैं, झड़प भी हुई हैं और ये केस चला गया था सीधे कर्नाटक हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने निर्णय ये दिया है कि हिजाब पहनना वो मुस्लिम धर्म का एक अनिवार्य अंग नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ठीक है कि आप एकदम हिजाब पहनना ज़रूरी ही है। अब बात रह जाती है कि स्कूल में क्या होगा फिर। तो उनका कहना है स्कूल की जो कमेटी रहती है, कमेटी ये डिसाइड करेगी कि
लड़कियों को हिजाब में अलाउ करें या ना करें। यदि वो अलाउ कर दे रही हैं तो लड़कियां हिजाब पहन करके आ सकती हैं, ठीक है, और नहीं तो स्कूल तक वो हिजाब पहनेंगी, अंदर जाके फिर वो अपना कपड़ा चेंज कर लेंगी। ऐसा भी यहाँ प्रावधान किया गया है। एक बात और यहाँ पर कही गई है कि कपड़ों को लेकर के कि यदि पहनकर चले जाते हैं तो क्या वो अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हों, चाहे जिस प्रकार से उनको काउंटर करने के लिए हिंदू लोगों ने ऐसे पगड़ी बांध लिए थे और भी कुछ कुछ टीका लगा के चले गए थे, वो सब अपराध है या नहीं है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राज्यसभा से रिलेटेड। फार्मर्स डेब्ट बढ़कर के 53% हो गया है इन 6 ईयर, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का राज्यसभा में। नो वेवियर अंडर कंसिडरेशन, और हम लोन जो है माफ़ भी करने वाले नहीं हैं। फार्मर का डेब्ट मतलब कि कर्जा इंक्रीज हो गया है 53% ओवर द पास्ट 6 ईयर, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री टोल्ड राज्यसभा ऑन ट्यूसडे। 2020-21 आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर लोन फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अमाउंटेड टू मोर देन 18.4 लाख करोड़, इतना रुपया का बकाया बताया जा रहा है इन कंपैरिजन टू 12 लाख करोड़ इन 2015-16। 12 लाख था 15-16 में, जो कि बढ़कर के 2020-21 में 18 करोड़ हो गया है, 18 लाख करोड़। विद द नंबर ऑफ फार्मर्स अकाउंट्स होल्डिंग सच डेप्ट आल्सो ग्रोइंग फ्रॉम 6.9 करोड़ से लेकर के 10 करोड़। पहले लगभग 7 करोड़ किसान कर्ज में फंसे हुए थे, आज वो बढ़ करके 10 करोड़ हो गए हैं। द डाटा सोर्स फ्रॉम द आरबीआई, ये डाटा प्रस्तुत किया गया है आरबीआई के द्वारा, was presented to राज्यसभा in written response to a query from Indian Union Muslim League MP Abdul Wahab, who asked for detail of farmers debt and loan waivers। एक हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी अब्दुल वहाब, इन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि अभी कर्जा की क्या स्थिति है, कि सरकार ने कुछ कर्ज वर्ज माफ़ करने की स्कीम लाई है या करने ऐसा कुछ करना चाहती। रिस्पांस दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कराड, भागवत कराड की तरफ से। उनका कहना है सेंटर हैड नॉट इम्प्लीमेंटेड एनी लोन वेवियर ओवर द पास्ट 6 ईयर, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कर्ज माफ़ी नहीं की है। नॉर वाज एनी सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन, और ना ही ऐसा कोई सरकार का इरादा है। इंस्टीड ही लिस्टेड वेरियस इनिशिएटिव टेकन टू रिड्यूस द डेब्ट बर्डन, इसके अलावा कई सारे ऐसे हमने कदम उठाए हैं ताकि जो कर्ज का भार है उसको हम कर सकें। उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड इनकम सपोर्ट एंड फार्म इंश्योरेंस स्कीम, noting that effort had been made to bring farmers into the fold of institutional credit rather than leaving them at mercy of informal loans। इसमें बताया जाता है कि हम कुछ ऐसा करें कि किसानों को लोन लेने की ही ज़रूरत ना पड़ जाए, ऐसा सरकार चाहती है। लोन वोन सरकार माफ़ करने के चक्कर में नहीं है। एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि सबसे ज़्यादा लोन कहाँ पर लिए गए हैं, किसकी कंडीशन ख़राब है। फार्मर के कर्जा का जो बर्डन है वो हाईएस्ट है महाराष्ट्र में, ए होपिंग 116% इंक्रीज, ठीक है, 116% की यहाँ पर ए वेरी लार्ज 116% इंक्रीज इन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू ओवर 6 ईयर पीरियड। इन एब्सोल्यूट टर्म एज वेल, महाराष्ट्र फार्मर ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ 5.5 लाख करोड़ बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। अब ये लोग कितना अमाउंट रखते हैं, 5.5 लाख करोड़ का, किसका, लोन का। इंसिडेंटली द स्टेट आल्सो कंसिस्टेंटली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड भी होते हैं। ये रिकॉर्ड है हमारा NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। अदर स्टेट की बात करी जाती है विच सा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फार्मर्स डेब्ट बर्डन, इंक्लूड उड़ीसा 76%,
तमिलनाडु 68%, आंध्र प्रदेश 65%, गुजरात है 64। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं बक्ड द ट्रेंड, ठीक है, जहाँ पर हमको जो ट्रेंड है वहाँ पर गिरावट देखने को मिलता है। कर्नाटका पोस्टिंग है 37 ड्रॉप, और पंजाब में लगभग 4.5% का ड्रॉप आया है। आगे बताया जा रहा है ये जो डाटा है क्लियरली एक्सपोज करता है सैड प्लाइट ऑफ फार्मर को, कि बुरी कंडीशन में है किसान। हु आर बीइंग क्रश्ड बाय द वेट ऑफ स्काई रॉकेटिंग इंक्रीज ऑफ डेब्ट, क्योंकि कर्जा बढ़ते जा रहा है, आकाश को छू रहा है। आगे अपोजिशन वाले लीडर का कहना है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर हिज प्रॉमिस ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। और जो नरेंद्र मोदी है ना, वो फेल हो गए हैं इनकम को डबल करने वाली बात में। एंड इंस्टीड एंडेड अप डबलिंग देयर डेब्ट बाय 2022, और जबकि उसकी जगह में ये जो डेब्ट है ना वो डबल हो गया है। देखिए, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में अमेरिका और यूरोप ने तो कुछ सैंक्शन लगाए ही हैं रसिया के ऊपर। इसके जवाब में रसिया सैंक्शंस, जो बाइडेन, ट्रूडू, यूएस, कैनेडियन ऑफिसर, इतने लोगों के ऊपर रसिया भी सैंक्शन लगाया। रसिया का फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया है सैंक्शंस ऑन द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडू ऑन ट्यूसडे alongside several officials in a reciprocal response to Western's measure. The measures also applied to Antony Blinken and Lloyd Austin. Is the consequence of extremely Russophobic policy pursued by Washington, मॉस्को का ऐसा कहना। जब उधर से सैंक्शन लगाया जा रहा है तो रसिया क्यों शांत रहेगा? रसिया ने भी सैंक्शन लगा दिया है। अब किस टाइप का लगाया यहाँ पर बताया नहीं गया। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनर वाले पेज पर और देख लेते हैं इंडिया की सोलर कैपेसिटी कैसी है, माइलस्टोन क्या क्या उसने अभी उपलब्धि हासिल करी है और क्या क्या अभी इंडिया के सामने चैलेंज है। हाउ फार हैज़ इंडिया प्रोग्रेस्ड ऑन इट्स गोल टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, कैसे करके हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। वाट आर सम ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं दैट द डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री फेस, जो कि लोकल डोमेस्टिक हमारी जो सोलर इंडस्ट्री है वो फेस कर रही है। तो एज ऑन 28 फरवरी 2022 इंडिया ने सरपास्ड कर दिया था 50 गीगावाट ऑफ कम्युलेटिव इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी। 28 फरवरी को 50 गीगावाट की क्यूमुलेटिव इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी को इंडिया ने सरपास कर दिया। दिस रैंक्स द कंट्री 5th इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट, 5वें नंबर पर हम आ गए सोलर पावर के डिप्लॉयमेंट के मामले में। देयर इज़ ए लिमिटेड फाइनेंसिंग फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर, रेजिडेंशियल जो कंज्यूमर हैं उनके लिए लिमिटेड फाइनेंसिंग की व्यवस्था है, और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हु वांट टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम, इसके लिए पैसे की व्यवस्था कौन करेगा। इंडिया का फोकस है ऑन लार्ज स्केल सोलर पीवी फेल्स टू एक्सप्लॉइट द मैनी बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन। अब सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है, तो जो डिसेंट्रलाइज लेवल है ना वहाँ पर सरकार फेल हो जाती है। जैसे कि हम अपने घर बना रहे हैं तो घर की छत में यदि हमें सोलर एनर्जी इस्टेब्लिश करना है तो क्या सरकार इसके लिए हमें इंसेंटिव देगी या नहीं देगी? अब उसको इंस्टॉल करने में भी तो पैसा लग जाएगा ना। इंडिया का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द सोलर सेक्टर डू नॉट मैच अप टू द डिमांड फॉर सोलर पावर, जितनी डिमांड है उस हिसाब से सोलर पावर घरों में नहीं लगाए गए हैं। मतलब कि इंडिया की जो लोकल डिमांड है उसको सोलर एनर्जी पूरा नहीं कर पा रही है। 2021-22 की बात करें, इंडिया ने इंपोर्ट किया था $76.62 बिलियन कीमत का सोलर सेल और मॉड्यूल को फ्रॉम चाइना एलोन, अकेले चाइना से। कितना? $76 बिलियन का। अब यहाँ पर स्टोरी बताई जाती है, इंडिया एडेड ए रिकॉर्ड 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी
टू इट्स क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी इन 2021। क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी की 2021 में बात करी जाती है 10 गीगावाट की रही। दिस हैज़ बीन द हाईएस्ट 12 मंथ कैपेसिटी एडिशन। 12 महीने में सबसे ज़्यादा यदि कभी हम ऐड किए हैं तो वो यही रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्डिंग नियरली 200% ईयर और ईयर ग्रोथ। पिछले साल इस साल में 200% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया हैज़ नाउ सरपास 50 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटेड इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी। अब हमने 50 गीगावाट की कैपेसिटी को पार कर लिया एज ऑन 28 फरवरी 2022। दिस इज माइलस्टोन इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड जनरेटिंग 500 गीगावाट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। हमें 500 गीगावाट प्राप्त करना है 2030 तक, ऑफ विच 300 गीगावाट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम सोलर पावर, और 300 गीगावाट हम सोलर पावर से बनाने वाले हैं। इंडिया की कैपेसिटी एडिशन रैंक द कंट्री फिफ्थ इन द सोलर पावर डिप्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूटिंग नियरली 6.5% टू द ग्लोबल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 709.68 गीगावाट। पूरा ग्लोबल का डाटा बताया गया है। इंडिया का कितना है, मतलब इसका 6% हिस्सा ही ले रहा है इंडिया। अब हम जो 50 गीगावाट की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी बता रहे हैं कि इतनी हमारी कैपेसिटी भाई आज के टाइम में, इतनी हम यहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं। इसका 42 गीगावाट आता है। 42 गीगावाट कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम से आ रहा है। 6.48 गीगावाट कहाँ का है? रूफ टॉप सोलर से है। और 1.48 गीगावाट है कहाँ से? ऑफ ग्रिड सोलर पीवी से। अब यहाँ पर ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना हमें। एक ऐसा इंस्टॉलेशन सिस्टम है दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। इसका मतलब ये हो गया ऑल द एनर्जी प्रोड्यूस इज स्टोर्ड एंड यूज्ड ऑन साइट। मैंने घर में लगाया हूँ, मैं घर में ही यूज़ कर ले रहा हूँ। इसेंशियली ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टिक सिस्टम ऑपरेट फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी बैंक। रूफ टॉप सोलार सिस्टम की बात करें तो द रूफ टॉप सोलार प्लांट इज ए सिस्टम इंस्टॉल्ड मेनली ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग की रूफ पर हम इस सिस्टम को स्थापित करते हैं। इसमें इंक्लूड है इंस्टॉलेशन ऑन ओपन कंटिजियस लैंड within the area of premises wherein valid and live electricity connection has been provided by concerned distribution, जिसको हम डिस्कॉम कंपनीज भी कहते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर वाई इज़ इंडिया फॉलिंग शॉर्ट इन रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। इस मामले में हम पीछे क्यों हैं? द स्टीप राइज इन लार्ज ground mounted solar energy is indicative of the strong push toward increasing the share of utility scale solar project across the country। बताया जा रहा है कि तेज़ी से जो राइज हो रही है बड़े स्केल में ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी, ये इंडिकेट करती है कि स्ट्रॉन्ग पुश हम कर रहे हैं टुवार्ड इंक्रीजिंग शेयर ऑफ यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट। RTS डिप्लॉयमेंट स्टैंड 6.48 गीगावाट इन 2021। रूफ में जो सिस्टम लगाया गया है वो 6.48 रहा है। फार शॉर्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ 40 गीगावाट ऑफ RTS बाई एंड ऑफ 2022। लेकिन सरकार ने टारगेट रखी थी कितने का? लगभग 50 गीगावाट का 2022 तक। द लार्ज स्केल सोलर PV फोकस फेल टू एक्सप्लॉइट the many benefit of decentralized renewable energy option, including reduction in transmission and distribution losses। बताया जा रहा है, देखो यदि हम घर की छत में ही सिस्टम को लगा लेते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह बिजली का जो ट्रांसमिशन किया जाता है डिस्कॉम कंपनी के द्वारा, तो उसमें जो बिजली की लॉस होती है उससे हम बच सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर इज़ ए लिमिटेड फाइनेंसिंग फॉर रेसिडेंशियल कंज्यूमर। रेसिडेंशियल कंज्यूमर को फाइनेंसिंग सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है, और ना ही SMEs को हु वांट टू इंस्टॉल RTS। कपल्ड विथ
lukewarm response from electricity distribution companies to supporting net metering, RTS continue to see low uptake across the country.